नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ में। बच्चों, आज की क्लास में ना हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट खत्म कर देंगे। तो मैंने पिछले वाले क्लास में आपको फंक्शंस, उसके टाइप ऑफ फंक्शंस, ये सब क्या होते हैं मैंने अच्छे से समझा दिया था। बुक के आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी करा दिए थे मैंने। तो बच्चों, आज वाले एक्सरसाइज को करने के लिए ना आप लोग क्या करना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो को पॉज करके खुद भी क्वेश्चंस को ट्राई करना, तभी आप लोग समझ पाओगे। क्योंकि अगर पेपर में कोई नया क्वेश्चन आ जाता है जो आपने इससे पहले प्रैक्टिस नहीं की है, तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो ऐसे नए क्वेश्चंस को भी आप लगा नहीं पाओगे। आपको खुद का एक लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, सोचने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रटा रटाया माल नहीं जा सकता। इसलिए आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि आज वाली वीडियो देखने से पहले आप लास्ट क्लास वाली वीडियो देखना, तभी आपको आज वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। तो बच्चों, अब समझते हैं आज की क्लास के पहले सवाल को। आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय f of x is equal to 1 by x is 1 1 and on to where the set of where r is the r star है यहाँ पे, ठीक है। r star is the set of all नॉन जीरो रियल नंबर्स। पहले इतना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, देखो यहाँ पे ना ये r क्रॉस और r क्रॉस या r स्टार और r स्टार क्यों दे रखा है। एक्चुअली में पूरे का पूरा रियल नंबर नहीं है, पूरे के पूरे रियल नंबर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें r स्टार दे रखा है। r स्टार का मतलब पता है क्या है? r स्टार का मतलब है रियल नंबर के सेट में से अगर मैं जीरो को हटा दूं, वही मेरा यहाँ पे r स्टार है। और यहाँ पे बोला भी है r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब कि जीरो को छोड़कर जो भी रियल नंबर्स है वो सारे इसके सेट के अंदर आएंगे। अब हमें यहाँ पे ये शो करना है क्या ये 1 1 और ऑन टू होगा। तो बच्चों, आपको पता है कि हमें यहाँ पे रियल नंबर्स दे रखा है, तो हमारे पास जो पहला सेट होगा वो भी r स्टार होगा और दूसरा सेट होगा वो भी r स्टार का ही होगा। हमारे पास r स्टार होगा। इसके अंदर आपको पता है नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक का हर नंबर आ सकता है, लेकिन इसके अंदर भी जीरो नहीं होगा और इसके अंदर भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं आपको। यहां पे जो हमारा फंक्शन है ना f of x is equal to 1 by x, इसमें डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। इसमें कभी भी डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो के बराबर हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो इसलिए हम यहां से जीरो को डालेंगे भी नहीं, डाल के भी नहीं देखेंगे, और कभी भी इसका आउटपुट भी जीरो के बराबर नहीं आएगा। आप मेरे को सोच के बताओ, ऐसा कोई नंबर यहां डाल के दिखा दो जिसकी वजह से f of x जीरो आ जाए। हो ही नहीं सकता। तो ना ही यहां पे इनपुट जीरो डाल सकते हो आप, और ना ही यहां पे आउटपुट जीरो आएगा। तो इसलिए यहां पे मेरे दोनों सेट के अंदर जीरो को मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे मेरे पास नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक के सारे नंबर होंगे, यहां पे भी नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक के सारे नंबर होंगे। अब रियल नंबर का सेट माने क्या, सारे डेसिमल नंबर, सारे इंटीजर्स, सारे फ्रैक्शंस, सारे आपके होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, सब कुछ जितने भी आपने अभी तक पढ़ रखा है वो सब इसी के अंदर आएगा, इस रियल नंबर्स के सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे शो करना है क्या ये 1 1 होगा। तो आपको पता है हम क्या करते थे, 1 1 को प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करते थे कि मान लेते थे कि x1 और x2 दो एलिमेंट है और वो बिलोंग करते हैं मेरे r स्टार को। किसको बिलोंग करता है, r, इस सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों के द्वारा बनाया गया इमेज सेम होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों के द्वारा बनाया गया इमेज सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 by x1 बराबर 1 by x2। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया x1 बराबर x2। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स द्वारा सेम इमेज बनाया जा रहा है, तो ये तभी संभव है जब ये दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं हो। ये डिस्टिंक्ट नहीं है, एक्चुअली में दोनों एलिमेंट सेम है, तभी इनके द्वारा बनाया गया इमेज भी सेम होगा। तो इसका मतलब है ये एक 1 1 फंक्शन है, ये है एक 1 1 फंक्शन। हमने प्रूव कर दिया यहां से ये एक 1 1 फंक्शन है। भाई ये तो रही थियोरेटिकल बात। अब कैसे सोचेंगे, लॉजिक कैसे लगेगा, आप खुद देखो। यहाँ पे आप कोई भी नंबर उठा लो, यहां से मान लो आपने जीरो तो है नहीं इसके अंदर, आपने यहां से 2 उठाया तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे 2x को 2 लिया तो मेरा f of x क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर f of x आ जाएगा 1 by 2, वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। आपने x को 1 लिया तो f of x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। आपने x को मान लो 1 by 2 लिया तो आपका f of x 2 आ जाएगा भाई। ये सारे एक दूसरे में प्रेजेंट होंगे, तो मतलब कि यहाँ पे जैसे आपने कोई भी इनपुट डाला तो उस इनपुट का जो इमेज है ना वो एकदम यूनिक होगा,
वो एकदम यूनिक होगा और किसी भी इनपुट का वो सेम इमेज नहीं आ सकता। जैसे आपको ये 1/2 है ना, एफ ऑफ एक्स 1/2, ये सिर्फ आपको x इक्वल टू 2 डालने पे ही मिलेगा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आप यहाँ पे डाल दो और आपका एफ ऑफ एक्स 1/2 आ जाए 2 के अलावा। तो इसका मतलब है कि ये यूनिक इमेज ही फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। अगर ये सारे यूनिक इमेज फॉर्म कर रहे हैं और सब एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक 1-1 फंक्शन है। अब ये ऑन टू क्यों होगा? ये ऑन टू इसलिए होगा, आप खुद देखो यहाँ पे, खुद सोचो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे, इसको क्या बोलते हैं? इस वाले सेट को क्या बोलेंगे? इस वाले सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स को मैं लिखता हूँ क्या बोलता हूँ? मैं कोडोमेन बोलता हूँ, कोडोमेन बोलता हूँ। अच्छा, इसमें लिखे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करता है एक्चुअली में जो फंक्शंस की इमेज बनती है ना, उन एलिमेंट्स को उठा के अगर मैं एक सेट में डालता हूं उसको मैं रेंज बोलता हूं। तो यहां पे मेरे बच्चों आप खुद सोचो कि यहां पे कोई भी एलिमेंट खाली बैठा होगा क्या? यहां पे इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली बैठा होगा? कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठा होगा, सबका कुछ ना कुछ तो इमेज बनेगा ही बनेगा, कोई भी खाली नहीं बैठा होगा। तो इसे हम प्रूव कैसे करेंगे? देखो, हमें पता था कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, अगर वो वाई के बराबर आ जाए तो हम क्या क्या कहते थे कि एक ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब है अगर जो मेरा इमेज है, अगर जो मेरा आउटपुट है वो पूरे वाई सेट के बराबर आ जाता है, अगर मेरा आउटपुट पूरे वाई सेट के बराबर आ जाता है तो मैं क्या कहता हूं कि वो एक ऑन टू फंक्शन है। अब यहां पे आप एक बात बताओ, यहां पे 1/x एक्चुअली में है क्या? ये y के बराबर है क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, तो 1/x भी y के बराबर होगा। और एक बात बताओ, अगर मैं 1/y यहां लिख दूं और x को यहां लिख दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी, अब देखो ऑन टू के लिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना तरीका। फॉर एवरी एलिमेंट y, फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ Rx, इस वाले सेट की बात कर रहा हूं। फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंगिंग टू दिस सेट there exists a pre-image, there exists a pre-image क्या? pre-image क्या होगा? अगर यहां पे y है तो उसका pre-image क्या होना चाहिए? x है, जो कि हमने यहां पे क्या लिखा है? 1/y। there exists a pre-image 1/y in Rx, खत्म। therefore this function will be an onto function। यहां पे कोडोमेन और रेंज भी सेम है, यहां पे कोडोमेन और रेंज भी सेम है। अगर किसी भी फंक्शन में कोडोमेन और रेंज सेम आ जाता है तो मैं क्या बोल देता हूं कि ऐसे फंक्शन ही ऑन टू फंक्शन होते हैं। आप खुद यहां पे सोच के देखिए, खुद से देखो। अब मैं इतने सारे इन्फिनिटी नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है, मैं सबको यहां पे टेस्ट करके नहीं दे सकता क्योंकि मुझे 12 क्वेश्चन कराने। तो आप क्या करना, आप खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से सोचना, जो भी दिमाग में आ रहा है सोच के देखना। यहाँ पे कोई नंबर डाल लो, अपने आप से 0.5 सोच लो, तो क्या 0.5 यहाँ पे कब आ सकता है? भाई यहाँ पे एक्चुअली में जब मैंने बाई 2 किया होगा तब यहाँ पे 0.5 आया होगा, 1/2, तो मतलब 2 का इमेज बन रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे 0.66 कब आ सकता है? इसके अंदर तो 0.66 भी लिखा होगा, ये कब आ सकता है? ये तब आएगा, पता है कब आएगा? ये 3 के लिए आएगा, जब मैं 1/3 करूंगा तो मेरा 0.66 आएगा। अच्छा, यहाँ पे 4 कब आ सकता है? तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं x को 1/4 मान लू तो ये क्या हो जाएगा? मेरा y क्या हो जाएगा? 1/1/4 हो जाएगा, जो कि 4 के बराबर होता है। इसका मतलब 1/4 का इमेज है ये, 1/4 का इमेज है ये। तो भाई यहाँ पे कोई भी खाली नहीं बैठ रहा, सबके सभी पार्टिसिपेट करेंगे। इस सेट के अंदर प्रेजेंट हर y एलिमेंट के लिए एक 1/y प्री इमेज तो होगा ही होगा। समझ रहे हो बच्चों? तो मैं आशा करता हूं आपको इतना पार्ट तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट समझने के लिए ना मैं इतना मिटा देता हूं, एक बार रीड करते हैं उसके बाद मिटा देते हैं। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन, देखो इसको हम डोमेन बोलते हैं, इस सेट को फंक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले इस पहले वाले सेट को क्या बोलते हैं? हम डोमेन बोलते हैं। तो इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय द नेचुरल नंबर्स विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर। तो इन्होंने ये बोला यहाँ पे कि अगर मैं इस एरो डायग्राम में ना, यहाँ पे देखो, इस रियल नंबर्स के सेट को हटा के, यहाँ पे अगर मैं नेचुरल नंबर्स का सेट रख दूं तो क्या ये फिर भी ट्रू है? क्या ये फिर भी, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको नहीं छेड़ना आपको, कोडोमेन को नहीं छेड़ना आपको बस डोमेन को हटा के क्या करना है? ये डोमेन है, आपको डोमेन को हटा के यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का डोमेन रखना है। और इन्होंने पूछा क्या ये फिर भी मेरा ये जो फंक्शन होगा वो 1 1 और ऑन 2 होगा? उसे समझने के लिए इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। एक बात बताऊं, ये जो 12 के 12 क्वेश्चन है ना, मैंने ओरली सॉल्व कर दिया था। बस आप भी ओरली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको नंबर्स के बारे में अच्छे से पता है, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, इनके बारे में अच्छी नॉलेज है। और दूसरी चीज, आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पे अच्छी पकड़ है, तो आप ओरली इसको दिमाग में विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हो। अच्छा, ये 1 1 इसलिए होगा और ये 1 ऑन 2 इसलिए होगा। उतना उस लेवल पे पहुंचने के लिए ना आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको मैंने जो पिछले क्लास में सिखाया था ना, वो वीडियो तो आप जरूर देखना, उसी के बाद आपका भी कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, हमारे पास जो पहला सेट होगा ना, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं
पहले क्या था, आर स्टार था ये, अब आर स्टार नहीं रहा, अब ये नेचुरल नंबर्स का सेट। और नेचुरल नंबर आपको पता है कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3 और ऐसे इंफिनिटी की तरफ जाता है। ऐसे ही हमारा दूसरा जो था, इसको हम डोमेन बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा डोमेन होता है पहला वाला सेट। और ये क्या होगा हमारा, ये कोडोमेन होगा। एक्चुअली में कोडोमेन उन्होंने बोला कोडोमेन को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, कोडोमेन सेम ही रहेगा यहाँ पे, कोडोमेन बीइंग सेम। तो इसका मतलब ये अभी भी आर स्टार है। और ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे नंबर होंगे इसके अंदर, डेसिमल वाले नंबर भी होंगे, 0.66 भी होगा इसके अंदर, -3 -1.4 भी होगा इसके अंदर, 45 भी होगा, सब कुछ होंगे इसके अंदर, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। अच्छा ये बताओ मेरे को कि यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने ये पूछा है क्या ये जो है ये ट्रू होगा क्या, अगर मैं सेटिंग ऐसे बना दूं तो क्या अब भी ये जो फंक्शन है ये 1 1 और ऑन टू की तरह रिएक्ट करेगा, देखते हैं। तो यहां पे ना अगर हम लॉजिकली सोचेंगे, आप देखो लॉजिकली सोचेंगे तो क्या होगा, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1/x है, 1/x है। मैं यहाँ पे x के जगह पे 1 भी डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, 3 भी डाल सकता हूँ, 100, 1000, 1000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी डाल सकता हूं मैं। तो यहाँ पे सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे। और अब मेरे को ये बताओ क्या इन सबको डालने पे, इन सब नंबर्स को डालने में क्या कभी आंसर सेम आएगा? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x के जगह पे 100 रखा, तो यहाँ पे तो मेरा आंसर 0.01 आया। मान लो मैंने x के जगह पे, यहाँ पे मैंने x को 100 माना था, अब मान लो मैं x को 1000 मान रहा हूं, तो क्या मेरा आंसर सेम आएगा? तो 1/1000 तो अलग होता है, 1/1000 तो 0.001 होता है। देखो आंसर तो अलग आ रहा है। तो बच्चों इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि यहाँ पे आप इस फंक्शन के अंदर ऐसे दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ढूंढ ही नहीं सकते जिसके इमेज सेम है। आप मेरे को बता दो, आपको यहाँ पे 0.01 मिला है, x को 100 डालने के वजह से आपको यहाँ पे 0.01 बना है। एक नंबर और बता दो इस फंक्शन में डालने से सेम एग्जैक्टली मेरे को सेम रिजल्ट दे दे, आएगा ही नहीं आपके पास, हो ही नहीं सकता ऐसा कोई नंबर। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो डालने के बाद वो सेम रिजल्ट दे दे। तो इसका मतलब है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज आएगा यहाँ पे। तो अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज आएगा तो इसका मतलब क्या, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। ये फंक्शन क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम थियोरेटिकली बात करें, जैसे मैथ्स की भाषा में बात करें, तो आपको पता है क्या करना होता है हमें, हम मान लेते थे कि x1, x2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल जी, बिल्कुल नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। और अगर मैं बोल दूं आपसे कि f ऑफ x1 द्वारा बनाया गया इमेज और x2 द्वारा बनाया गया इमेज सेम है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। कब बोल सकता हूं? देखते कब बोल सकता हूं। तो यहाँ पे x1 क्या है? आप बोलोगे सर 1/x1 है, और यहाँ पे x2 क्या है? 1/x2 है। तो यहाँ पे x1 बराबर x2, तो यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब है दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट द्वारा बनाए गए इमेज सेम मैं तब बोल सकता हूं अगर वो दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक्चुअली में डिस्टिंक्ट है ही नहीं। हमको लग रहा था वो डिस्टिंक्ट है, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो सेम है। यहाँ पे देखो x1 बराबर x2 है, तभी मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा इमेज भी फॉर्म होगा वो सेम होगा। आपने खुद देखा यहाँ पे x इज इक्वल टू 100 है, तभी मेरा जो इमेज आया 0.01 आया। ये है x, जब मैंने 100 डाला, x जब मैंने 100 डाला तो मेरा f ऑफ x क्या आया? आप बोलोगे सर f ऑफ x आया मेरे 0.01। ऐसा और कौन सा नंबर है मेरे को ढूंढ के दिखा दो, और कौन सा नंबर है ढूंढ के दिखा दो जिससे मेरा f ऑफ x दोबारा 0.01 आ जाए। तो आप बोलोगे सर हम x की और कोई वैल्यू चूज ही नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट तो हो ही नहीं सकता, x 100 पे ही मेरे को 0.01 देगा। तो इसका मतलब ये है कि एक 1 1 फंक्शन है। अच्छा 1 1 फंक्शन की बात खत्म हो गई। अब देखो ऑन टू कितना आसान है, ऑन टू कितना आसान है, आप देख के बता दो कि ऑन टू क्यों होगा। देखो यहाँ पे ना नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, जैसे यहाँ पे -2 लिखा है। आप एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के अंदर कोई नेगेटिव नंबर दिख रहा है? नेचुरल नंबर्स के अंदर कोई नेगेटिव नंबर दिख ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो x है ना, x यहाँ पे एक्चुअली में क्या पॉजिटिव है। एक्चुअली यहाँ पे x जो है पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर कह लो या पॉजिटिव इंटीजर कह लो, कुछ भी कह लो, x यहाँ पे पॉजिटिव एक नंबर है। जब x पॉजिटिव होगा तो 1/x भी पॉजिटिव आएगा, तो f ऑफ x भी क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा। भाई पॉजिटिव होगा। f ऑफ, अगर आपने 2 माना, यहाँ पे यहां से आपने 2 लिया, तो यहाँ पे आप 1/2 करोगे तो 0.5 पॉजिटिव है। यहाँ पे आपने 4 लिया तो 1/4 करोगे तो 0.25 पॉजिटिव है। कुछ भी कर लो, यहाँ पे आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। लेकिन यहाँ पे तो रियल नंबर्स के अंदर तो नेगेटिव नंबर्स भी बैठे होते हैं, उसका क्या करोगे? नेगेटिव नंबर्स का क्या करोगे? वो खाली बैठे हैं। और मैंने आपको ऑन टू के डेफिनेशन में बताया था कि ऑन टू का डेफिनेशन ये कहता है कि जो मेरा सेकंड सेट होता है, कोडोमेन का सेट होता है, उस कोडोमेन के सेट में कोई भी खाली नहीं बैठ सकता, सबके सब पार्टिसिपेट करने चाहिए। इसका मतलब है अगर यहाँ पे -2 लिखा हुआ है ना मैंने इसके अंदर, तो ये -2 किसी ना किसी का इमेज तो होना ही चाहिए, किसी ना किसी का इमेज तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसका इमेज -2 बन सके, जिसका इमेज -3 बन सके, जिसका इमेज -4 बन सके। ये सारे तो यहाँ पे खाली बैठेंगे इसके अंदर। तो मैं कह सकता हूं कि ऑन टू फंक्शन नहीं है, यहाँ पे कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? फॉर एवरी एलिमेंट y which belongs to the set of real numbers, इस सेट को बिलोंग करता है, there does not
exist a pre-image 1 by y। समझ रहे हो? एग्जाम्पल से दिखा दो। फॉर एग्जाम्पल कैसे? आप बोलना f of x is equal to -3, f of x is equal to -3, there are no elements in the set of natural numbers, and in the set of domain whose image is -3। तो आप ऐसे लिख के दिखा दोगे कि f of x is equal to -3 तो कभी आ ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है यहाँ पे जिसका इमेज -3 बन जाए। एक एग्जांपल भी लिख के दिखा दो, खत्म। इतना आसान है ये। चलो बच्चों, आप समझते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिविटी माने 1 1 और सर्जेक्टिविटी माने ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे हमें ये बताना है, 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इन फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस होंगे जो इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा, ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहां पे क्या बोला है? f is a function from the set of natural numbers to the set of natural numbers given by f of x is equal to x square। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास जो सेट होगा ना, वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। ये भी नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर। और आपको पता है नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 2 और ऐसे इन्फिनिटी की तरफ 1 से स्टार्टिंग होती है और इन्फिनिटी की तरफ जाता है वो। यहाँ पे f of x क्या है? आप बोलोगे सर f of x यहाँ पे x स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है जी, f of x यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है यहाँ पे। यहाँ पे आप एक बात बताओ, हमें यहाँ पे 1 1 प्रूव करना है, बताना है क्या ये 1 1 होगा। तो उसके लिए एक तरीका था, हमने क्या पढ़ा था 1 1 के लिए, कि यहाँ पे हम बोलते थे कि मान लेते x1, x2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ दिस नेचुरल नंबर। एंड मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे मैं क्लेम कर रहा हूं कि हाँ भाई ऐसे है, तो फिर x1 और x2 अगर अलग एलिमेंट है तो मैं मान लेता हूं कि दोनों के द्वारा फॉर्म के इमेज भी सेम है। दोनों एलिमेंट अलग है लेकिन दोनों सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं। मैं मान रहा हूं, मैं क्लेम कर रहा हूं। तो ये कब संभव है? अब अच्छा ये बताओ, यहाँ पे x1 x स्क्वायर के जगह यहाँ पे x1 स्क्वायर डाल दो और यहाँ पे x2 के जगह पे क्या डालो? x2 स्क्वायर डालो। यहाँ पे स्क्वायर को ना दोनों काट मत देना। तो यहाँ पे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। और बच्चों इसका मतलब होगा या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो x1 x2 के बराबर हो जाएगा, अगर ये 0 होगा तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 होगा। अच्छा बताओ कौन सा केस पॉसिबल है यहाँ पे? क्या x1 बराबर माइनस x2 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये वाला केस तो पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? यहाँ पे हमारे पास दोनों ही नेचुरल नंबर्स वाले सेट है। हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर्स वाला सेट है ना, तो नेगेटिव नंबर्स को तो सवाल ही नहीं उठता। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आ ही नहीं सकते। तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भाई मैं क्यों मानूं? मैं तो सीधा मानूंगा कि x1 इज इक्वल टू x2 है। अगर x1 इज इक्वल टू x2 है मेरा और मेरा इमेज सेम फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम इमेज नहीं फॉर्म कर रहे थे, मेरे सेम एलिमेंट्स ही सेम इमेज फॉर्म कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 फंक्शन होगा, ये 1 1 फंक्शन होगा ये। अच्छा ये तो हुआ, वैसे लिख के दिखा दिया मैंने आपको। सोचेंगे कैसे? मैंने आपको बताया ना ओरली कर सकते, कैसे सोचेंगे इसको? मैं कैसे सोचता हूँ इस चीज को? जैसे यहाँ पे 1 है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है 1 को। देखो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा बाद में आगे जाके, और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठेगा। मैं सबका स्क्वायर कर सकता हूं, सबका स्क्वायर कर सकता हूं, और सब कोई ना कोई डिस्टिंक्ट इमेज देगा ही देगा मेरे को, कोई ना कोई डिस्टिंक्ट इमेज देगा। देखो 1 का इमेज 1 आएगा और कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पे जिसका मैं स्क्वायर कर दूं और आंसर 1 आ जाए। 2 का स्क्वायर 4 होगा और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जिसको स्क्वायर कर दूं और दोबारा आंसर 4 आ जाए। सिर्फ 2 ही मुझे 4 दे सकता है, 3 ही मुझे 9 दे सकता है, और 4 ही मुझे 16 दे सकता है, 5 ही मुझे 25 दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई और एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो दोबारा सेम इमेज फॉर्म कर दे। तो मैं कह सकता हूं ये 1 1 फंक्शन है। ऐसे सोच रहे हैं आपको। और ऑन टू की बात हो गई। अब खुद देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अच्छा ये बताओ 1 2 क्या कहता है? 1 2 के डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं बैठना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 3 खाली है, 2 खाली है, 5 खाली है, 7 खाली होगा, ठीक है, 8 खाली होगा, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। 3 भाई रूट 3 का तो स्क्वायर हो सकता है, 3 रूट 3 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन रूट 3 तो रियल नंबर है। लेकिन हमारे पास रियल नंबर का सेट नहीं, हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, तो 3 तो खाली बैठेगा भैया। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो इतने सारे एलिमेंट यहाँ खाली बैठे। तो आप लिख सकते हो 3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट देयर डज नॉट exist any pre-image for the element 3
इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे ये एग्जांपल लिख के दिखा दोगे तो आपका काम बन जाएगा। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कोडोमेन और रेंज सेम नहीं होगा। देखो आप खुद ही देख लो, यहाँ पे कोडोमेन का मतलब क्या था, पूरा का पूरा सेट। कोडोमेन क्या है, पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट। क्या रेंज क्या होगा यहाँ पे, भाई रेंज के अंदर पूरे नेचुरल नंबर्स नहीं आएंगे, वही नेचुरल नंबर्स आएंगे जो किसी ना किसी का इमेज है। जैसे 1 आएगा, उसमें रेंज के अंदर 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा, लेकिन बाकी सारे नंबर तो नहीं आ रहे ना। तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है। कोडोमेन एंड रेंज, the set of codomain is not equal to the set of range, तो इसलिए it is not an onto function। ये 1 1 होगा, ये 1 1 होगा इंजेक्टिव। मैं आई लिख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो पहला वाला हमारा हो गया इंजेक्टिव है, लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं है। बच्चे कोई भी डाउट्स हो ना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बेझिझक कुछ भी आप पूछ सकते हो अपने भाई से, बड़े भाई से, बताएगा बड़ा भाई आपको सब कुछ। अब देखो भाई पहला क्वेश्चन खत्म है। पहले और दूसरे क्वेश्चन में देखो फंक्शन सेम है, यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने ना डोमेन और कोडोमेन को बदल दिया। यहाँ पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, यहाँ पे इंटीजर टू इंटीजर है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे हम पहले कर रहे थे, एरो डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास एक इंटीजर का सेट हो गया, ये हमारे पास दूसरे इंटीजर का सेट हो गया। और आपको पता है इंटीजर का मतलब क्या होता है, सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स। ये होता है ना इंटीजर, सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है भैया। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि 1 1 प्रूव करने का तरीका क्या होता है। मैं मान लेता हूं मेरे पास दो एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है x1 x2, जो कि बिलोंग कर रहे हैं इस सेट को, z सेट को। ठीक है, और मैं क्लेम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हाँ भाई इन दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट द्वारा सेम इमेज फॉर्म हो रहा है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो क्या रियली ये पॉसिबल है? अगर ये 1 1 होता तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था? ये कब पॉसिबल होगा, देखते हैं। एफ ऑफ x1 लिखा तो यहां पे हो जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, और अगर ये 0 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो भाई एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट नहीं है जो आप इसे यूं काट दो जैसे पहले कर रहे थे, इसे काट नहीं सकते आप। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पे -1 भी है और +1 भी है, समझ रहे हो? यहाँ पे -1 भी है और +1 भी है, -2 भी है और +2 भी है। तो यहाँ पे हम इसे काट नहीं सकते, तो हमें कंफ्यूजन हो गया, या तो ये होगा कंडीशन या तो ये होगा कंडीशन। तो हम क्लियरली बता नहीं पा रहे यहाँ पे कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या x1 x2 के बराबर है, x1 इक्वल टू -x2 है। तो इस वजह से ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा भाई, नॉट अ 1 1 फंक्शन। क्यों? अब कैसे समझे सर इसको? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिया -1 और यहाँ पे 1 भी लिया। -1 का अगर मैं इस इनपुट में डालूं, -1 को अगर मैं इस फंक्शन में डालूंगा तो ये प्रोसेस करेगा, -1 का स्क्वायर होगा और मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, 1 मिलेगा जी, बिल्कुल सही। अच्छा 1 को भी मैं अगर इस फंक्शन में डालूंगा तो फंक्शन प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट देगा। वो आउटपुट किसके बराबर होगा? 1 के बराबर ही होगा। -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। लो भैया, आपने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट डाले, x1 और x2, आपने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट डाले, लेकिन आपका इमेज तो सेम इमेज बन गया। डिस्टिंक्ट एलिमेंट डालने पे अगर आपका सेम इमेज फॉर्म होता है तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होता भैया, वो मेनी वन फंक्शन होता है। क्या होता है वो? मेनी वन फंक्शन है। ये क्या है? मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन है ये। तो यहाँ पे तो हमारा गेम बिगड़ गया। ये 1 इंजेक्टिव तो नहीं है, ये इंजेक्टिव नहीं है, मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ऐसे करके देखना, -2 और 2 के साथ, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो देखो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेज, अगर दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज आते तो मैं बोलता 1 1 है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही सेम इमेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है? इंजेक्टिव नहीं है। अच्छा बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की या फिर सर्जेक्टिविटी की। तो आप एक बात बताओ कि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, -∞ से प्लस पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पे -2 भी होगा, -3 भी होगा, -5 भी होगा। तो एक बात बताओ मेरे को, क्या ऐसा हो सकता है मैं कोई इंटीजर का स्क्वायर कर दूं, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने पे आपको नेगेटिव नंबर मिल सकता है? मैं किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करूं या किसी भी पॉजिटिव, अगर आप -x का स्क्वायर करोगे तो भी आपको x स्क्वायर मिलेगा, अगर आप x का स्क्वायर करोगे तो भी आपको x स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। तो इसका मतलब भाई ये तो फालतू बैठे हैं, वेले बैठे हैं, ये -2 -3 -4 -7 नेगेटिव सारे नंबर वेले बैठे हैं। और ऐसे 3 वाले जो 3 होगा, 3 किसका स्क्वायर होगा भाई? 3 तो स्क्वायर होगा √3 का, √3 का स्क्वायर होता है 3।
लेकिन रूट 3 तो इस वाले सेट के अंदर है ही नहीं, तो मैं रूट 3 और 3 के बीच में कनेक्शन बना नहीं सकता। बना इसलिए नहीं सकता क्योंकि रूट 3 तो इस z इंटीजर वाले सेट के अंदर आ ही नहीं सकता, ये तो रियल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर के अंदर नहीं आएगा। तो भाई इसका मतलब 3 भी यहाँ पे वेल है, 5 भी वेल है, 7 भी वेल है, तो क्या करें? तो इसका मतलब अगर बहुत सारे वेले यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। ऑन टू फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से सेकंड सेट में कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए, मतलब जितने के जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना, सब किसी ना किसी एलिमेंट का, जितने एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे इस सेट है किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज तो हो, तो जाके मैं बोलूंगा कि ऑन टू है। लेकिन यहाँ पे 3 -3 किसी का इमेज नहीं है, 3 किसी का इमेज नहीं है, -2 किसी का इमेज नहीं है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। इसको आप सोच के भी कर सकते थे। देखो मैं इतना बता रहा हूँ शायद इसलिए आपको लंबा लग रहा होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन आप खुद सोच सकते हो इसको बिना पेन पेपर का यूज किए, आप खुद से अपने आइडिया से लगा सकते हो कि भाई ये ऑन टू नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, वही तरीका लिखने का, -3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, -3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि आप लिखो यहाँ पे f of x is equal to -3, f of x is equal to -3, but there exists no pre-image for f of x is equal to -3। आई बात समझ? There exists no pre-image for f of x is equal to -3, मतलब कि यहाँ पे -3 का कोई प्री इमेज ही फॉर्म नहीं हो रहा है। एक भी एलिमेंट का अगर कोई प्री इमेज नहीं मिला तो उसका मतलब ऑन टू नहीं है, खत्म बात। तो बच्चों मैं मिटा देता हूं, आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया, वो इजी है ना, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। देखो यहाँ पे भी वही करा इन्होंने, डोमेन और कोडोमेन को बदल के क्या कर दिया, इंटीजर्स से वो रियल नंबर्स कर दिया इन्होंने। देखो जब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे f is a function from real number to real number given by f of x is equal to x square। अब यहाँ पे क्या है भाई, रियल नंबर है, ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, इसका मतलब यहाँ पे -∞ से लेके +∞ तक सारे नंबर इंक्लूडिंग डेसिमल, स्क्वायर रूट, पाई सब कुछ आएगा यहाँ पे। इसके अंदर भी ऐसे ही -∞ से लेके +∞ तक सारे नंबर्स, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। यहाँ पे क्या प्रूव करना है हमें f of x is equal to x square होगा, ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है क्या ये 1 1 और ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे हमने जैसे इंटीजर्स में किया था, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, हम मान रहे थे x1, x2 are the two elements which belongs to the set of real numbers, and we claim that the image found by the element x1 and the image found by the element x2 both are equal। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, देखते हैं कब पॉसिबल है ये। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, और यहाँ पे वैसे पहले जैसे ही x1 + x2 और x1 - x2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर 0। ये कब पॉसिबल है, या तो x1 = -x2 होगा या फिर x1 = x2 होगा। तो अब देखो दोबारा वही कंफ्यूजन, और यहाँ पे देखो रियल नंबर्स के अंदर तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं -4 लिख रहा हूँ और यहाँ पे +4 लिख रहा हूँ, तो 16 यहाँ पे लिखा है मान लो, तो -4 का भी स्क्वायर 16 होता है और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। लो खत्म। यहाँ पे ये भी इंजेक्टिव नहीं है, ये इंजेक्टिव भी नहीं था और ये सर्जेक्टिव भी नहीं था, ऊपर वाला क्वेश्चन। यहाँ पे ये नीचे जो भी हम कर रहे हैं ये इंजेक्टिव नहीं है, जो भी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं इंजेक्टिव नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 1 तो समझ आ गया, अब ऑन टू होगा कि नहीं होगा ये क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे इसके अंदर भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, -4, -5, -7, ये सारे यहाँ पे भी होंगे नेगेटिव नंबर्स, तो यहाँ पे भी है भाई। यहाँ पे तो आप नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, -5 का स्क्वायर करोगे तो +25 आएगा, -7 का स्क्वायर करोगे तो +49 आएगा। तो भाई ये नेगेटिव नंबर क्या करेंगे, ये तो बेचारे खाली बैठे रहेंगे यहाँ पे, इनका तो कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि ये तो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। आप एक बात बताओ मेरे को, मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दूं और आंसर -4 आ जाए, कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। रियल नंबर के सेट के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता भैया कि मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दूं और आंसर -4 के बराबर आ जाए, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दूं और आंसर नेगेटिव में आ जाए, भाई इम्पॉसिबल। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये सर्जेक्टिव नहीं होगा ये। तो आप यहाँ पे लिखना कि यहाँ पे जो कोडोमेन है और रेंज है दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। कोडोमेन के अंदर तो भाई रियल नंबर्स के सारे सेट, जो सारे एलिमेंट्स होते हैं रियल नंबर्स के अंदर, वो सब कुछ आएगा। कोडोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट जो यहाँ पे हमारा जो रेंज होगा, रेंज विल नॉट बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज विल बी द सेट ऑफ ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स वाले एलिमेंट ही आएंगे, नेगेटिव वाला तो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे गेम ओवर है नेगेटिव वालों का यहाँ पे। तो जैसा मैंने आपको तरीका से पहले बताया था, आप क्या करना, आप लिख के दिखाना, -4 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स बट देयर डज नॉट, आप लिख लो खुद से कॉपी में, बट देयर डज नॉट एक्सिस्ट अ प्री इमेज फॉर -4 इन द सेट R। देयर डज नॉट एक्सिस्ट अ प्री इमेज ऑफ -4 इन द सेट R। तो अगर आपने ऐसे लिख दिया, उसके बाद लिखना देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन
and also the codomain is not equal to the range. Therefore, we can say that we can assure that this function is not an onto function as well as an one function. तो बच्चों अब चलते हैं और बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की. इसको मैं मिटा देता हूं. तो मुझे फोर्थ क्वेश्चन में ना f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f of x इज इक्वल टू x क्यूब. बहुत बढ़िया, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे यहाँ पे. ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्टिंग और ये इंफिनिटी की तरफ. यहाँ पे भी 1 से स्टार्टिंग और ये इंफिनिटी की तरफ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, f of x इज इक्वल टू x क्यूब. जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बराबर होगा. f of x के बराबर है, x क्यूब के बराबर है. तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 1 देखना चाहता हूँ, क्या ये 1 होगा, तो उसके लिए क्या कैसे हम कैसे प्रूव करते थे. मान लेते कि मेरे पास दो एलिमेंट है x1 और x2 जो कि इस डोमेन को बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और मैं क्लेम कर रहा हूं कि भाई द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस x1 एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस x2 बोथ आर इक्वल. ये कब संभव है भाई, ये भाई मेरे को प्रूव करना है ना, 1 फंक्शन है ये, तो ये कब संभव है. तो देखते हैं x1, f of x1 क्या होगा. यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं x1 रख दूंगा तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब, x1 का क्यूब. और यहाँ पे मैं x2 को रख दूंगा तो ये हो जाएगा x2 का क्यूब. क्या हो जाएगा, ये x2 का क्यूब हो जाएगा. राइट, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि x1 का क्यूब बराबर है x2 के क्यूब के. दोनों क्यूब कट जाएगा तो x1 और x2 बराबर आ जाएगा. यहाँ पे x1 और x2 बराबर आ जाएगा यहाँ पे. या फिर आप ऐसे बोलना कि x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर 0. और यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा. तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा x2 के बराबर आ जाएगा. इससे मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया. यहाँ पे मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और इनके द्वारा फॉर्म किया गया इमेज सेम है. तो भाई वो तभी संभव है अगर यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम होंगे. डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो ही इनके द्वारा फॉर्म किया गया इमेज भी सेम होगा. तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक 1 फंक्शन है, इंजेक्टिव है भैया, ये इंजेक्टिव है. अच्छा, ये तो बात हुई थियोरेटिकली. अगर हमारा लॉजिक स्ट्रांग है तो थियरी तक तो हम कैसे भी पहुंच सकते हैं. लॉजिक कैसे लगेगा यहाँ पे, आप देखो, यहाँ पे आप 1 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब क्या आएगा, आप बोलोगे सर 1 का क्यूब तो 1 ही आता है. 2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब तो 8 आएगा यहाँ पे. 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा यहाँ पे. 4 का क्यूब करेगा तो 64 आएगा यहाँ पे. तो भाई आप देखो कि यहाँ पे मान लेते 8 की बात करते, ऐसा कोई और एलिमेंट है यहाँ पे इस पहले सेट के अंदर, डोमेन के अंदर, जिसका मैं क्यूब करूं, उस एलिमेंट का क्यूब कर दूं और 8 आ जाए. 2 के अलावा क्या ऐसा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका मैं क्यूब कर दूं और आंसर मेरा, उसका इमेज मेरा 8 आ जाए. तो ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं. इसका मतलब है यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म कर रहा है. यहाँ पे 1 अलग एक इमेज था, 8 अलग एक इमेज है, 27 अलग एक इमेज है. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म कर रहा है तो ये एक 1 फंक्शन होगा. क्या होगा भैया, ये 1 फंक्शन होगा ये. तो भाई ये क्या है, ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है. तो इंजेक्टिव यहाँ टिक करा हुआ है मैंने. अच्छा, अब बात करते हैं ऑन टू की. क्या ये ऑन टू होगा, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो भाई 2 भी होगा, यहाँ पे 3 भी लिखा होना चाहिए. लेकिन क्या किसी भी नंबर का क्यूब 2 हो सकता है, क्या किसी भी नंबर का क्यूब, आपने कभी देखा कि x क्यूब बराबर 2, क्या x क्यूब बराबर 2 हो सकता है, नहीं हो सकता भैया. x क्यूब 2 के बराबर नहीं हो सकता. अगर x क्यूब 2 के बराबर नहीं हो सकता, x क्यूब 3 के बराबर नहीं हो सकता, अगर ये सब नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वेले बैठे हैं, कोई यूज ही नहीं है इनका. इनकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं. जब इनकी कोई प्री इमेज बन ही नहीं रही है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस डब्बे के अंदर आके बैठ गए हैं, इसका मतलब तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है. इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोडोमेन के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, लेकिन रेंज के अंदर 2, 3, 5, 7, 4 ये सारे एलिमेंट्स होंगे ही नहीं यहाँ पे मेरे पास. तो इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि मेरा कोडोमेन और रेंज अलग अलग आएगा, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरा जो यहाँ पे फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, सर्जेक्टिव तो नहीं है भैया. कैसे लिखोगे आप लिख देना कि f of x is equal to x cube is equal to 2, but there does not exist any pre-image for 2 belonging to the set of natural number in the set of natural number. इसका मतलब है यहां पे इसके लिए there does not exist any pre-image for 2 belonging to this natural number. इस 2 की बात हो रही है. इस 2 के लिए यहां पे इस सेट के अंदर, इस 2 के लिए इस नेचुरल नंबर वाले सेट के अंदर कोई प्री इमेज नहीं है. अगर कोई प्री इमेज नहीं है तो भैया ये ऑन टू भी नहीं है. तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा. अच्छा, बात करते हैं इसकी, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, इसकी बात करते हैं. यहाँ पे क्या है, हमारे पास इंटीजर्स का सेट है. ये कौन सा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन था ये.
अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखो दोनों जो मेरे को सेट दे रखा है ना वो कैसा दे रखा है, इंटीजर्स वाला। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स होंगे। अच्छा ठीक है जी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे एक बात बताओ बच्चों मेरे को, यहाँ पे आपको प्रूव करने की 1 1 हो गया, 1 1 नहीं होगा। आप खुद सोचो, यहाँ पे मैंने 1 लिया, 1 का क्यूब, एफ क्या लिया मैंने, x इज इक्वल टू 1 लिया मैंने यहाँ पे, और मैंने अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बोला है तो उसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ 1 1 क्यूब 1 के बराबर ही होगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं x को -1 लेता हूं तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ -1 क्या आएगा, -1 का क्यूब आएगा, जो कि -1 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कितने भी एलिमेंट्स ले लो, यहाँ पे कितने भी एलिमेंट्स ले लो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इनका क्यूब करने पे ना आंसर अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा, स्क्वायर जैसा नहीं है। स्क्वायर पे तो -1 का भी स्क्वायर 1 होता है, +1 का भी स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्यूब करते हो 1 का क्यूब 1 होता है और -1 का क्यूब -1 होता है, तो अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज बन रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है भाई, डिस्टिंक्ट एलिमेंट द्वारा डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म किया जा रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट द्वारा डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म किया जा रहा है। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म करता है तो उसका मतलब क्या है कि वो एक इंजेक्टिव फंक्शन है या 1 1 फंक्शन है, मैं बोल सकता हूं ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है, बिल्कुल इंजेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, अब बात करते हैं सर्जेक्टिविटी की, सर्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा, क्या यहाँ पे लिखे हुए सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो -5 भी लिखा होगा। तो एक बात बताओ मेरे को, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं क्यूब कर दूं और आंसर मेरा -5 के बराबर आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं क्यूब कर दूं और आंसर -5 के बराबर आ जाए, तो आप बोलोगे सर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, इस सेट के अंदर ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जिसका आप क्यूब कर दो और आंसर -5 आ जाए। इस सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसका क्यूब कर दे पे आंसर -5 आ जाए। तो यहां पे आप बोलोगे सर एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू -5 इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन देयर डज नॉट एक्सिस्ट, यही सेम चीज, देयर डज नॉट एक्सिस्ट एनी प्री इमेज फॉर -5 बिलोंगिंग टू दिस सेट ऑफ इंटीजर्स इन द नेचुरल नंबर्स। इस इमेज के लिए यहां पे कोई प्री इमेज नहीं होगा, -5 के लिए नहीं होगा, -7 के लिए नहीं होगा, समझ रहे हो। तो यहां पे ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे हमारे पहले 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से खत्म हो चुके हैं। मैंने आपसे बोला था क्लास की स्टार्टिंग में कि ये सारे क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो, आपको पता हो कि इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के डेफिनेशंस भी अच्छे से पता हो, तो आप ये सारे क्वेश्चन ना ओरली कर सकते हो। अगर एमसीक्यू में आ रहा है फटाक ऐसे आंसर्स मार के आगे बढ़ जाना, करने की जरूरत भी नहीं है कुछ। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from the set of real numbers to the set of real numbers given by f of x is equal to ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर x is neither one word nor onto where, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना हमें टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा पास्ट में, आपके 11th क्लास के रिलेशन एंड फंक्शंस वाले चैप्टर पे जंप करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं अपनी 11th की बुक बेची नहीं है, खोलना और पढ़ना, वहां पे जाके क्या लिखा हुआ था कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। मैं समझाता हूं आपको क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे कि मान लो कि आपका x जो है ना, आपका जो x है, कोई एलिमेंट है x और वो 1 से बड़ा है और 2 के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.9, 1.8, 1.6, 1.0001, ये सारे 1 और 2 के बीच में आएंगे, 1.008, ये सारे नंबर्स आएंगे। तो इन सब एलिमेंट्स के लिए, इन सब इनपुट्स के लिए जो मेरा आउटपुट होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है क्या कर देता है, इन सब इनपुट के लिए उनका पता है आउटपुट क्या होगा, इन सब के लिए इनका आउटपुट ये होगा, यहां पे क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो यहां पे जो भी आपने एक्स चूज करा है ना, जो भी आपने चूज करा है ना एक्स, इस एक्स से छोटा वाला इंटीजर, इस एक्स से छोटा वाला इंटीजर, इस एक्स से छोटा वाला इंटीजर कौन सा है, 1 है भाई। कौन सा इंटीजर है, 1 है। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू एक्स क्यों बोला हुआ है, उन्होंने इसलिए बोला यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे 1 ही लिखा होता तो यहाँ पे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 ही आता, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे अगर आपका इनपुट जो है 1 और 2 के बीच में है इंक्लूडिंग 1, अगर आपका इनपुट 1 और 2 के बीच में है इंक्लूडिंग 1 बट नॉट इंक्लूडिंग 2, तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा 1 होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे बोल रहा हूं 2 और 3 के बीच की बात कर रहा हूं, 2 और 3 के बीच की बात करता हूं, ठीक है। अब मैंने बोला जैसे कि यहाँ पे हो गए 2.001, 2.78,
2.96, 2.99 और 2 को इंक्लूड कर लेते हैं, 2 भी यहां पे इंक्लूडेड है ना। तो यहां पे ना आप खुद देखो, यहां पे कोई भी एक्स, ये कोई भी नंबर इंटीजर नहीं है, यहां पे 1 इंटीजर था इसलिए यहां पे मैंने आंसर भी इंटीजर लिख दिया। ये कोई भी नंबर इंटीजर्स नहीं थे, ये कोई भी नंबर इंटीजर नहीं है, लेकिन ये इंटीजर है। तो यहां पे इन सब नंबर्स के लिए इनसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? इनसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। तो इनसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर इन सब के लिए कौन सा है? 2 ही है भैया। इन सब के लिए इनसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 2 ही है। तो ये होता है एक्चुअली में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं आशा करता हूं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ आ गया होगा अच्छे से। अच्छा, अब हमें क्या करना है? मैं मिटा दूं इसको? कैसे बताओगे आप? बता तो सकते नहीं हो, मिटा देता हूं मैं इसको। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला, हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स वाले सेट है, दोनों रियल नंबर्स वाले सेट है। माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी वाले हर नंबर होंगे। यहां पे भी मेरे पास माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी वाले हर नंबर्स होंगे। दो रियल नंबर का सेट है और एफ ऑफ एक्स क्या है? मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स क्या है? मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। यहां पे हमसे पूछा गया इन्होंने, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? ये ना ही 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, प्रूव करो, दिखाओ भैया। दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो यहां पे हम मानते हैं 4x लाइंग बिटवीन, मान लो 0 and 1, 0 and 1 इंक्लूडिंग 0, ठीक है। 4x लाइंग बिटवीन 0 and 1 मतलब 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स है, इन सब की बात हो रही है यहां पे। तो इन सब नंबर्स के लिए 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स है इंक्लूडिंग 0, 0 हो गया, 0.1 हो गया, 0.0001 हो गया, 0.99 हो गया, 9999 हो गया, इन सब की बात हो रही है। 999 इन सब की बात हो रही है। तो इन सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करेगा? तो आप बोलोगे सर ये सब तो कोई इंटीजर नहीं है, ना ये इंटीजर है, ना ये इंटीजर है, ना ये इंटीजर है, ना ये इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बोलता है कि इन सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आउटपुट देता है? इनसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, इनसे छोटा सबसे बड़े से बड़ा इंटीजर। इनसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? जस्ट छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। तो भाई 0.1 0.001 से सबसे छोटा इंटीजर, इनसे छोटा, जस्ट छोटा, और सबसे बड़ा इंटीजर 0 ही होगा, 0 ही होगा। तो इसका मतलब यहां पे आपके लिए क्या आ गया? इसके लिए आपका एफ ऑफ एक्स क्या आ गया? 0 आ गया। अब चाहे भाई एक्स यहां पे आपने 0 लिया हो, 0.1 लिया हो, 0.2 लिया हो, 0.3 लिया हो, एक्स तो 0 ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने यहां पे 0.1 लिखा था, 0.2 लिखा था, 0.3 लिखा था और यहां पे 0 था। इन तीनों का भैया इमेज तो सेम बन गया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज तो सेम बन गया। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज सेम बन जाता है तो फिर भैया वो 1 1 नहीं रहा। अगर 1 1 नहीं रहा तो हटाओ, प्रूफ कर दिया 1 1 नहीं रहा भैया, ये 1 1 नहीं रहा ये। अच्छा, बात करते हैं ऑन टू की। अब ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा? आप कैसे लिखोगे इसको? आप ऐसे लिख के दिखा देंगे, एग्जांपल लिख के दिखाना। फॉर एनी एलिमेंट x लाइंग बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कर देता है? एफ ऑफ एक्स को 0 बना देता है। इन कोई भी एलिमेंट के लिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 0 होगा। तो मैंने बोला कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 0,1, ये ऐसे लिखना है 0,1, ऑल ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू व्हाट? बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड हियर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0.01 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0.02 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0.99। ये किसके बराबर आ गया भैया? ये बराबर आ गया 0 के। खत्म, गेम ओवर। इन सबका गेम ओवर हुआ है, क्योंकि सारे इनपुट का आउटपुट तो सेम ही आ रहा है, इमेज तो सेम ही बन रहा है। तो यहां पे ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ये मैनी वन फंक्शन होगा ये। अच्छा, बात करते हैं ऑन टू की, ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। देखो भाई, यहां पे ना जो आउटपुट आएगा, आपने खुद देखा, ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो मेरा आंसर आएगा ना वो इंटीजर ही आएगा, जो मेरा आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा। जैसे मान लो मैंने कोई ले लिया 3 और 4 के बीच, एक्स को मैंने ले लिया, यहां से मैं इनपुट ले रहा हूं कोई भी एलिमेंट जो 3 और 4 के बीच में हो और इंक्लूडिंग 3, नॉट इंक्लूडिंग 4, ठीक है। तो यहां पे 3 और 4 के बीच में आता है 3.1, 3.2, 3.99, ये सब आता है, इंक्लूडिंग 3 भी आता है। तो इन सब के लिए ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ दिस रियल नंबर, ठीक है भैया, बिल्कुल। लेकिन इसका इमेज क्या आएगा? इसका इमेज आएगा एफ ऑफ 3 बराबर एफ ऑफ 3.1 बराबर एफ ऑफ 3.2 बराबर एफ ऑफ 3.99। किसके? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो यहां पे जो आपने एलिमेंट्स लिए ना, इससे छोटा, जस्ट छोटा सबसे बड़े से बड़ा इंटीजर। तो इस सारे ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो डेसिमल नंबर्स है। तो इनसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 3 होगा। तो ये तो 3 आ गया। लो,
ये इन सारे एलिमेंट्स के लिए जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे डेसिमल नंबर्स यूज कर पा रहे हो, इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स यूज कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे हमेशा जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर में ही आएगा, हमेशा आंसर इंटीजर में आएगा। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे आंसर कभी भी डेसिमल नंबर नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे भी 0.2 लिखा होगा, 0.3 लिखा होगा, -0.1 लिखा होगा, भाई इन सबका कोई रोल ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जो मेरा आउटपुट आएगा ना वो इंटीजर में आएगा, वो डेसिमल नंबर आ ही नहीं सकता। अब क्योंकि ये सारे एलिमेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, आप लिखना है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे हमारा 0.2 लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखना फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.2, for f of x is equal to 0.2, there does not exist any pre-image in the set of real numbers. There does not exist any pre-image in the set of real numbers. तो यहाँ पे इसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि एक ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे खाली बैठे होंगे, और खाली नहीं बैठना चाहिए कोई भी एलिमेंट। ऑन टू फंक्शन में यहाँ पे सेकंड डब्बे के अंदर, ये कोडोमेन वाले डब्बे के अंदर कोई भी खाली नहीं बैठेगा। यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं आएगा, इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। भैया प्रूव कर दिया, 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। आ रही है बात समझ अच्छे से? तो बच्चों आप समझते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 को, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f from the set of real numbers to the set of real numbers given by f of x is equal to modulus x is neither 1 nor on to। यहां पे भी जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दिखाया था कि जैसे कि वो 1 और on to नहीं है, वैसे ही हमें यहाँ पे इस मॉडुलस फंक्शन के साथ भी दिखाना है। वेयर मॉडुलस x is x, इसको मैं बताता हूँ क्या चीज लिखा हुआ है। देखो मॉडुलस x कैसे काम करता है। जब आपका f of x is equal to modulus x होता है तो 3 कंडीशंस होती है, 3 कंडीशंस होती है। जब आपका x ना, जब आपका x जो होता है ना वो 0 से छोटा होता है, अगर आपका x 0 से छोटा होता है, नेगेटिव होता है ना, तो f of x पता है क्या होता है, -x के बराबर होता है। और जब आपका x ना 0 के बराबर होता है तो आपका f of x भी 0 के बराबर होता है। जब आपका x ना 0 से बड़ा होता है तो f of x x के बराबर आता है। तो बहुत बच्चों को ना यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी, देखो सर नेगेटिव x मॉडुलस में तो अगर हम नेगेटिव नंबर डालते तो भी हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, फिर आपने नेगेटिव लिख दिया कैसे? यार देखो यहाँ पे अगर मैं ना x को -2 ले रहा हूँ, -2 ले रहा हूँ, तो पता है मॉडुलस ऑफ -2 क्या होता है? एक्चुअली में इसको लिखने का ये मतलब है कि नेगेटिव ऑफ x, x यहाँ पे -2 है, नेगेटिव ऑफ -2 वो पॉजिटिव हो गया ना यहाँ पे। इसका मतलब ये था एक्चुअली में, कर तो वो पॉजिटिव ही रहा है, बस लिखने का तरीका ऐसे नेगेटिव x, ऐसे नेगेटिव ऑफ -2। आ रही है बात समझ? तो भाई ये तो है मॉडुलस की कंडीशन, इसको यूज करके अब हमें बताना है कि जो हमारा फंक्शन होगा क्या ये 1 होगा या ऑन टू होगा। तो बच्चों आपको ये सारी चीजें एकदम नई तो नहीं लग रही ना, क्योंकि हम ये सारी चीजें पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आपके रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर के अंदर क्लास 11 के जो चैप्टर 2 है उसमें आप ये सारा पढ़ चुके हो। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब हम वहां पे पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे अब हमें बस ये बताना है कि क्या ये 1 होगा या फिर ये ऑन टू होगा, हमें प्रूव करना है, यहाँ पे शो करना है यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर हमारे पास जो दो सेट दे रखे हैं किस चीज का सेट दे रखा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारे पास दोनों रियल नंबर का सेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो कुछ आ सकता है सब कुछ आएगा। स्क्वायर रूट आएगा, पाई आएगा, डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा, इवन नंबर, होल नंबर, जीरो, सब कुछ आएगा इसके अंदर। इसको डोमेन बोलेंगे, इसको कोडोमेन बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि यहाँ पे 1 और ऑन टू नहीं होगा, ये प्रूव करके दिखाना है। ये क्यों नहीं होगा ये 1 और ऑन टू, ये क्यों नहीं होगा? देखो मैं कोई भी नेगेटिव एलिमेंट लेता हूं, मान लो x लेस देन 0, मैंने x लेस देन 0 लिया, मान लो मैंने x को मान लिया -2। जब मैं x को -2 मानूंगा ना तो पता है f ऑफ x क्या आएगा? f ऑफ x आ जाएगा मॉडुलस ऑफ -2, जो किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ -2 के बराबर होता है। आंसर 2 आ गया। अच्छा अब मैं अगर x को 2 लेता हूं ना, x को 2 लेता हूं, अगर मैंने x को 2 ले लिया तो पता है f ऑफ x क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर f ऑफ x आ जाएगा मॉडुलस में 2, और मॉडुलस में 2 के बराबर ही होता है। लो भाई यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू -2 डाला तो आपको जो इमेज मिला 2 मिला। यहाँ पे आप अपने x इज इक्वल टू 2 डाला तो यहाँ पे जो इमेज मिला तो वो भी 2 मिला आपको। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे -2 और 2 लिखा होगा तो इन दोनों का ही इमेज 2 के बराबर आएगा। गड़बड़ हो गई ना, आपने प्रूफ कर दिया। लो ये 1 नहीं है, आपने प्रूफ करके दिखा दिया। आपको बस एक ऐसा एग्जांपल चाहिए जिससे आप प्रूफ कर दो कि ये 1 क्यों नहीं है। यहाँ पे -2 और 2 दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अगर दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट नहीं बने, सेम बन जाए अगर उस एलिमेंट का इमेज, तो फिर मैं बोलूंगा कि ये जो हमारा फंक्शन है ये 1 नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन है। तो यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल से दिखा सकते हो कि यहाँ पे f of 2 is equal to f of -2
इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2। दोनों एलिमेंट का इमेज ही यहाँ पे 2 के बराबर है भैया, तो इसलिए वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू। भाई ये ऑन टू भी नहीं होगा, ये ऑन टू क्यों नहीं होगा ये देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे रियल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स होंगे? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, यहाँ पे -4 होगा, -5 होगा। तो मैंने आपको अभी भी दिखाया कि जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस में अगर आप कुछ भी इनपुट डालते हो तो कभी भी आउटपुट आपका नेगेटिव नहीं आता, कभी भी आउटपुट नेगेटिव नहीं आता। तो इसका मतलब ये तो खाली बैठेगा भाई, इसका तो फिर कोई यूज नहीं है। आउटपुट जब कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता तो -4, -5, -2, -7 ये क्या करेंगे नेगेटिव नंबर्स? नेगेटिव नंबर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली बैठे रहेंगे। अगर खाली बैठे रहेंगे तो मैं क्या बोलता हूं ऐसे फंक्शन को? तो फिर मैं बोलता हूं कि ऐसे फंक्शन क्या होते हैं? खाली बैठे रहने वाले फंक्शन। मैं बोलता हूं ऐसे फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होते, ऐसे फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो? आप बोलोगे सर f of x इज इक्वल टू -4। तो यहां पे आप f of x इज इक्वल टू -4 लिखो या फिर y इज इक्वल टू -4 लिखो, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 4 y इज इक्वल टू -4 या f of x इज इक्वल टू -4। देयर डज नॉट एक्सिस्ट एनी प्री इमेज इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देयर डज नॉट एक्सिस्ट एनी प्री इमेज इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ऑल्सो हियर द सेट ऑफ कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू द सेट ऑफ रेंज। यहाँ पे कोडोमेन के अंदर पूरे रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन रेंज के अंदर नेगेटिव नंबर्स तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे फंक्शन के अंदर। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये एक ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि क्यों 1-1 और ऑन टू नहीं होगा। देख रहे हो आप? ये देखो मेरे को लिख के क्यों बताना पड़ा आपको, मैं समझाना चाह रहा था इसलिए। अगर आप ये सारी चीजें एक बार समझ जाओ ना तो आप देख के बता सकते हो अच्छा ये ऐसे काम करेगा, बस इमेजिनेशन, उसी से आप पूरा चैप्टर सॉल्व करते हो। बहुत आसान चैप्टर है ये। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। शो दैट द सिग्नम फंक्शन f from the set of real numbers to the set of real numbers given by this condition is neither 1-1 nor on to। बच्चों आपसे एक बात बोलनी थी मेरे को कि यहाँ पे ना आपके बुक में एक मिसप्रिंट होगा। यहाँ पे एक्चुअली में उन्होंने 1 लिखा है, मेरे बुक में तो है, आपके बुक में भी होगा, आप एक बार चेक करना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एक्चुअली में 1 नहीं, ये एक्चुअली में -1 होना चाहिए। अगर आप क्लास 11 की बुक उठाओगे ना तो आपको वहां पे करेक्ट लिखा हुआ दिखेगा। देखो ये -1 होना चाहिए। तो बच्चों ये भी हमने पिछले साल पढ़ा था, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। इसका ग्राफ कैसे रहा, ग्राफ से समझाता हूं, बहुत अच्छे समझ आएगा। देखो कोई भी अगर नंबर ना पॉजिटिव हो तो उसके लिए क्या होता है 1 2 3 4 मान लो इतने हैं, ये इन्फिनिटी तक जाता है ना। ये हमारे एक्स एक्सिस और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो कोई भी पॉजिटिव एक्स के लिए जो मेरा आउटपुट आएगा एफ ऑफ एक्स आएगा वो 1 के बराबर आएगा। तो मतलब कि इसके लिए भी 1 होगा, 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 और यहां पे ये ऐसे होगा। और अगर मेरा इनपुट 0 है, अगर मेरा इनपुट 0 है तो मेरा जो आउटपुट है वो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब 0 पे 1 नहीं है, 0 पे 1 नहीं है, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, तो इसका मतलब यहाँ पे गोला बना दिया था मैंने ऐसे। अच्छा ठीक है, और कोई भी नेगेटिव नंबर अगर x नेगेटिव है तो क्या होगा? तो अगर x नेगेटिव है, मान लो -1 -2 -3, तो इन सब के लिए जो मेरा आउटपुट आएगा, जो मेरा इमेज बनेगा या फिर जो मेरा एफ ऑफ एक्स आएगा वो -1 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये वाला नंबर। तो यहाँ पे -1 के लिए भी -1, -2 के लिए भी -1, -3 के लिए भी -1, लेकिन 0 के लिए तो 0 खुद है, 0 के लिए -1 नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गोला बना देता हूँ। तो यहाँ पे अगर इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये था मेरा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ये थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए, ये तो ये आ गया बच्चों मेरा सिग्नम फंक्शन ग्राफ। तो यहां पे बहुत आसान है, कोई भी नंबर अगर x 0 से बड़ा है, जैसे मान लो आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, दिस ऑल ऑफ दिस बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहां पे मेरे पास 2 रियल नंबर्स के सेट होंगे, ये मेरा पहला रियल नंबर का सेट, ये दूसरा रियल नंबर का सेट। -∞ से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स, -∞ से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स। अच्छा 1 2 3 ये सारे यहां पे लाई करेंगे, 1 2 3 ये सारे इस रियल नंबर के सेट में लाई करेंगे। तो इन सब के लिए जो आउटपुट आएगा पता है क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स जो आएगा ना वो किसके बराबर आएगा पता है? 1 के बराबर आएगा। अगर मैं एफ ऑफ 1 बोलूं वो भी 1 है, एफ ऑफ 2 बोलूं वो भी 1 है, एफ ऑफ 3 बोलूं वो भी 1 है। तो इसका मतलब अगर मैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट डाल रहा हूं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट डालने के बावजूद भी फंक्शन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट डालने के बावजूद भी फंक्शन मेरे को सेम इमेज प्रोवाइड करा रहा है, सेम इमेज दे रहा है, 1 1 1। अगर मैं 4 डालूं तो भी 1 आएगा, 5 डालूं तो भी 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है कि ये 1 1 तो कहीं से भी नहीं रहा,
ये 1 1 तो कहीं से भी नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल आप नेगेटिव नंबर्स भी डाल लो, अगर मैं मान लो -7, -8, -9 को भी डाल देता हूं, तो यहां पे ऑल ऑफ दिस बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड व्हाट विल बी f of -7? f of -7 will also be equal to -1। x अगर 0 से छोटा है, मतलब कि अगर x नेगेटिव है, तो उसके लिए जो भी मेरा आउटपुट आएगा ना वो -1 के बराबर आएगा। f of -8 हो, चाहे f of -9 हो, चाहे f of -1000 हो, इन सब के लिए जो मेरा आउटपुट आएगा क्या आएगा? -1 के बराबर आएगा, -1 के बराबर। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं ये सब नंबर भी लिखता -7, -8, -9, तो इन सब का भी एक ही इमेज बनता -1। तो बच्चों आप यहां पे लिख के दिखा सकते हो, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। यहां पे 1 1 फंक्शन नहीं होगा, हमने प्रूफ कर दिया। अब ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा? एक बात बताओ मेरे को, यहां पे जो आउटपुट बन रहा है ना, या तो वो 1 बनेगा, या वो 0 बनेगा, या वो -1 बनेगा। इन तीनों के अलावा कोई आउटपुट बन पाएगा? यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, जो भी आपका f of x होगा, या तो वो 1 होगा, या तो वो 0 होगा, या तो वो -1 होगा। इसके अलावा कोई भी रियल नंबर आउटपुट के तौर पे नहीं आ सकता। भाई इसके अलावा तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे तो कोडोमेन क्या है? यहाँ पे आप बोलोगे सर कोडोमेन होगा द सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोडोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन पता है रेंज क्या होगा? रेंज के अंदर ना सिर्फ 3 एलिमेंट ही आएंगे, -1, 0 और 1, क्योंकि सिर्फ ये तीनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के लिए -1 आ जाएगा इमेज, 0 के लिए 0 आ जाएगा इमेज, पॉजिटिव नंबर्स के लिए 1 आ जाएगा इमेज, खत्म बात। तो यहाँ पे इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स तो फालतू बैठे रहेंगे। -1, 0, 1 के अलावा जितने भी नंबर्स है वो फालतू बैठेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब कि अगर फालतू बैठे तो वो ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन और रेंज अलग अलग है। आई कैन से दैट दिस इज ऑल्सो नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ये भी मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। लेट ए बी द सेट। यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, और बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। और यहाँ पे हमें फंक्शन भी दे रखा है, एक रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज ए 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है ना वो ए टू बी है, मतलब ये मेरा ए सेट होगा, ये मेरा ए सेट है, और ये वाला मेरा बी सेट है, और ए सेट से बी सेट की तरफ जा रहा है मेरा फंक्शन। ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? 1 2 और 3, और बी के अंदर एलिमेंट्स कौन से? 4 5 6 और ये 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 का क्या इमेज बन रहा है? 4 बन रहा है। 1 का इमेज 4 बन रहा है, ठीक है जी। 2 का इमेज 5 बन रहा है, बिल्कुल। 3 का इमेज 6 बन रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि डिस्टिंक्ट इमेज, तो यहां पे आप देख सकते हो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है। यहां पे 1 का इमेज क्या है? f of 1 तो 4 के बराबर आया भाई मेरा, f of 2 तो मेरा 5 के बराबर आया है, f of 3 तो मेरा 6 के बराबर आया है। क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट द्वारा डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म किया जा रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे कि ये 1 1 फंक्शन है। अब भाई ये फालतू बैठा हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ये फालतू बैठा, अगर ये पूछा होता क्या ये ऑन टू है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा। पता है कोडोमेन क्या होगा? यहाँ पे कोडोमेन जो होगा ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोडोमेन जो होगा मेरा, वो होगा मेरा सेट बी, 4 5 6 7 पूरा का पूरा एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। लेकिन जो मेरा रेंज होगा ना, रेंज के अंदर 7 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा तो मैं इसको रेंज के अंदर क्यों डालूं भाई? तो यहाँ पे कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन और रेंज यहाँ पे बराबर नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है? ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। वैसे पूछा नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ ये ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं होगा यहाँ पे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक था ये तो। मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज के अंदर जो 3 तगड़े सवाल थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला, मॉडुलस फंक्शन वाला, सिग्नम फंक्शन वाला, वो खत्म हो चुका है। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे हमें 2 फंक्शन दे रखे हैं, और दोनों में हमें बताना है कि इसमें से कौन सा 1 1 होगा, ऑन टू होगा, या फिर दोनों ही बाइजेक्टिव होंगे। तो यहाँ पे हमें जस्टिफाई भी करना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ये भी बताना है हमें। सिर्फ देख के नहीं बताना है कि यहाँ पे हाँ ये 1 1 है, हाँ ये ऑन टू है। बताओ, एक्सप्लेन करो क्यों 1 1 है और क्यों ऑन टू है। यहाँ पे हमारे पास 2 रियल, पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 रियल नंबर्स का सेट है हमारे पास, ये भी रियल नंबर का सेट है और ये भी रियल नंबर का सेट है मेरे पास। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है मेरे को? एफ ऑफ एक्स मेरे को दे रखा है 3 - 4x। अब बात यहाँ पे ये, क्या ये 1 1 होगा? क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा? 1 1 होगा क्या नहीं होगा, यही है पूरा सवाल यहाँ पे। तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो कैसे चेक करेंगे इसको? तो आप बोलो कि यहाँ पे x1 और x2 2 एलिमेंट है, मान लेते हैं कि वो जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, इस वाले रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, डोमेन को बिलोंग करते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि f of x1 बराबर है x2 के, f of x2 के। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ ये? और यहाँ पे f of x1 इज इक्वल टू f of x2 है,
तो मैं बोलूंगा कि x1 यहाँ पे जो है ना फंक्शन, यहाँ पे x1 पुट करो इस फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 3 - 4x1 और ये हो जाएगा 3 - 4x2। 3 से 3 कट जाएगा, -4x1 इज इक्वल टू -4x2 आ जाएगा, -4 से -4 कट जाएगा और ये आ जाएगा x1 बराबर x2। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे ऊपर बोल रहा था कि x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट और दोनों के द्वारा सेम इमेज फॉर्म हो रहा है, तो एक्चुअली में गलत फैमिली है आपकी। एक्चुअली में ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ही नहीं, ये सेम एलिमेंट है। यहाँ पे x1 और x2 सेम एलिमेंट है, इसलिए दोनों के इमेजेस भी सेम होंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि ये 1 1 होगा। अगर आपने x1 इक्वल टू x2 प्रूव करके दिखा दिया तो ये 1 1 हो जाता है। अच्छा समझे कैसे से? ये तो बात हो गई थियरेटिकल, आप खुद से पुट करके देखो। यहाँ पे एक तो होता है x को नेगेटिव नंबर्स पुट करके देखोगे आप, एक तो x को 0 पुट करके देखोगे, एक तो x को पॉजिटिव नंबर्स पुट करके देखोगे। जब आपने x को नेगेटिव नंबर डाला, तो 3 - 4 इंटू x नेगेटिव है यहाँ पे, तो x नेगेटिव है, मान लो नेगेटिव x पुट कर दिया आपने यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4x हो जाएगा, 3 + 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर आएगा आंसर, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा आंसर। ठीक है, आपका कोई भी नंबर आ सकता है, मैं -1 पुट करूंगा, -2 पुट करूंगा, -3 करूंगा, -1000 करूंगा, आंसर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे यहाँ पे। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो 0 पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3 - 4 इंटू 0 आ जाएगा, जो किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। ठीक, हमने बात कर ली नेगेटिव नंबर्स की, हमने बात कर ली 0 की, अब हम बात करिए पॉजिटिव नंबर्स की। अगर मेरा x पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे जो f ऑफ x आएगा ना, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, तो 1 डालूंगा तो 3 - 4 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 2 डालूंगा तो 3 - 8 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो ऐसे नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे। तो मेरे को fx जब मैं पॉजिटिव डाल रहा हूं तो f ऑफ x क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है मेरे को। अब भाई सिर्फ यहाँ पे मैं 1 - 1 2 0 सिर्फ इंटीजर्स ही थोड़ा डालूंगा, मैं यहाँ पे डेसिमल नंबर्स भी डाल के देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ डालूंगा ना, सबका इमेज अलग आएगा। यहाँ पे जो मेरा आंसर आया, मान लो कि मैंने यहाँ पे x को मैंने क्या पुट करा? f ऑफ x को मैंने 2 पुट करा और मेरा आंसर आ गया 3 - 8, जो कि -5 के बराबर है। मेरे को कोई और नंबर ऐसा मिल ही नहीं सकता यहाँ पे जिसको पुट करने पे दोबारा -5 आ जाए, हो ही नहीं सकता ऐसे। यहाँ पे f ऑफ 2 के अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, 2 के अलावा ऐसा कोई भी और नंबर नहीं है जिसको मैं पुट करूं और आंसर मेरा -5 के बराबर आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट द्वारा डिस्टिंक्ट इमेज बनाया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट द्वारा डिस्टिंक्ट इमेज बनाया जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक 1 1 फंक्शन है। क्या है? ये एक 1 1 फंक्शन है। ये तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने एक्चुअली में प्रूफ तो मैंने बहुत पहले ही कर दिया। ये एक 1 1 फंक्शन है। अब क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? वो देखते हैं ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे ऑन टू की बात करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था? 3 - 4x। तो भाई मेरे ध्यान में तो ऐसा कोई नंबर नहीं आया जो ऑन टू, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई इमेज खाली रह जाए। मेरे ख्याल से यहाँ पे हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा। इसको एक बार ना कंफर्म करते हैं, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 3 - 4x है। मैं बोल सकता हूँ अगर ये ऑन टू, पता है ऑन टू पे क्या होता है कि y भी 3 - 4x के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि f ऑफ x बराबर y होता है। जो मेरे इमेज फॉर्म होगा, जो मेरा f ऑफ x होगा, जो भी मेरा आउटपुट होगा, वो मेरे रेंज के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे y इज इक्वल टू 3 - 4x मिला है। तो मैं अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर 4x बराबर 3 - y, 4x बराबर 3 - y, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन में 4। अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला f ऑफ x इज इक्वल टू y है, और यहाँ पे f ऑफ x है क्या? एक्चुअली में मेरा 3 - 4x है। अगर मैं x की जगह पे ये पुट कर दूंगा f ऑफ 3 - y/4, अगर ये y के बराबर आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि ये ऑन टू फंक्शन होता है। 3 - 4 इंटू 3 - y अपॉन में 4। अरे भैया ये 4 और ये 4 कट गया, अब क्या होगा? 3 - 3 - y, ब्रैकेट खुलते 3 - 3 और ये प्लस y, 3 - 3 कटा और ये बच गया y। यहां पे क्या लिखा हुआ था मैंने? f ऑफ x लिखा हुआ था मैंने। तो मेरा f ऑफ x बोलो या फिर f ऑफ 3 - y/4 बोलो। तो यहां पे इसका मतलब ये है, यहां पे y है, सारे एलिमेंट y इस सेट को बिलोंग करते हैं और सारे 3 - y/4 यहां पे बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये है, मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज 3 - y/4 इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। For every y existing in the real numbers, existing in the domain, for every y belonging to the codomain, there exists a pre-image 3 - y/4 in the set of real numbers। ऐसे लिख दिया तो मैं प्रूव कर दूंगा कि भाई ये ऑन टू भी है। अब ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, ये हमें इक्वल टू y मिल गया ना यहाँ पे। अगर ये 1 1 भी है और ये इक्वल टू ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये बाइजेक्टिव है। ये बाइजेक्टिव है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बहुत बढ़िया।
अब मेरे ख्याल से आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे f इज द फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मेरे पास रियल नंबर्स के सेट है दोनों, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, और मेरा f ऑफ x क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। f ऑफ x क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी। तो आपको 1 1 पहले प्रूव करना पड़ेगा। तरीका क्या है, मान लेते हैं x1 x2 बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू द सेट ऑफ डोमेन, ये R को बिलोंग करता है, और मैं बोल रहा हूं कि मेरा इसलिए x1 द्वारा फॉर्म किया गया इमेज और x2 द्वारा फॉर्म किया गया इमेज सेम है, मैं क्लेम कर रहा हूं ऐसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप x1 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, और 1 और 1 कट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आप ये पहले भी बहुत बार कर चुके हो कि यहाँ पे इसका मतलब है x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 0 के बराबर। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अच्छा यहाँ पे अब देखो समझ आ गया कि यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 नहीं है, यहाँ पे कंडीशन अलग है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये 1 1 नहीं है, मैंने प्रूव कर दिया कि नॉट 1 1, दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कैसे, सर ऐसा क्यों हुआ? आप खुद देखो, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये कहानी है, बाकी लॉजिक मैंने आपको बताया, बिना पेपर और पेन के भी आप सोच सकते हो कैसे। f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, देखो 1 एक पॉजिटिव नंबर है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है और एक्स स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर है। भाई दोनों पॉजिटिव नंबर जब ऐड होते तो आंसर में भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी मेरा आउटपुट आएगा ना, जो भी मेरा आउटपुट है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पे आप सोचो कि आपने यहाँ पे नेगेटिव नंबर डाला होता, अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव नंबर डाला होता, मान लो कि आपने यहाँ पे f ऑफ माइनस 2 डाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखो दोबारा पॉजिटिव हो गया, ये 1 प्लस 4 5 आ गया, देखो तो माइनस 2 का भी क्या आ गया 5 आ गया। ऐसे आप कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो आपका आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर उस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, इन सब के लिए अब देखो आपने f ऑफ माइनस 2 डाला तब भी 5 आया, अब मैं f ऑफ 2 डालूंगा तो पता क्या आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, और 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी 5 के बराबर ही होता है। लो भाई यहाँ पे माइनस 2 और 2 दोनों के लिए जो मेरा इमेज बनेगा वो 5 बनेगा। तो मैं क्या इसको 1 1 बोल सकता हूं? मैं इसको 1 1 नहीं बोल सकता रे, मैं कैसे 1 1 बोलूंगा, ये 1 1 है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 का भी इमेज 5 है और 2 का भी इमेज 5 है, तो ये 1 1 नहीं है। आपने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया है। आप बोल सकते हो कि f ऑफ 2 is equal to f of minus 2 is equal to 5, therefore we can say that this is not a 1 1 function। जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का अगर सेम इमेज आ जाए तो वो 1 1 नहीं होता, वो मेनी वन फंक्शन होता है। अच्छा बात करते हैं ऑन टू के बारे में। तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा, कैसे पता लगाएंगे इसका? तो आप देखो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूं, यहाँ पे आंसर तो भाई मेरा पॉजिटिव ही आना है, भले ही मैं x को 0 भी डाल दूंगा ना, अगर मैं x को 0 भी ले लूं तो f ऑफ x पता है क्या होगा, f ऑफ x हो जाएगा, f ऑफ 0 पता है क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 हो जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर, जो कि 1 के बराबर होता है, और 1 तो पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर डाल लो, नेगेटिव डाल लो, 0 डाल लो, पॉजिटिव नंबर डालो, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है यहाँ पे 0 हो गया, या फिर नेगेटिव नंबर्स होंगे, जो भी नेगेटिव नंबर्स है 0 -1 -2 -3 all of them belongs to the set of real numbers, या all of them belongs to the codomain, but there does not exist any pre-image for these elements in this डोमेन। अगर मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू मैं बोल रहा हूं कि -1 के बराबर है, तो भाई इसका कोई प्री इमेज है ही नहीं, -1 यहाँ पे खाली बैठा रहेगा, कोई इमेज बनेगा ही नहीं उसका, मतलब कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका इमेज -1 हो। फॉर नेगेटिव एलिमेंट्स, मैं लिख सकता हूँ फॉर एनी नेगेटिव रियल नंबर देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन द सेट R। बात खत्म, मैंने बोल दिया कि ना ही ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ये 1 1 भी नहीं होगा, ये ऑन टू भी नहीं होगा, तो बाइजेक्टिव का तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों बात करते और समझते अपने क्वेश्चन नंबर 8 को, बहुत बढ़िया सवाल है ये। लेट a and b be sets show that the function from a cross b to b cross a such that f of a comma b is equal to b comma a is bijective function। देखने में बड़ा वियर्ड लगेगा, a b स्मॉल लेटर b क्रॉस, लेकिन बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। कैसे? देखो यहाँ पे ए को ना एक सेट मानो जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, कौन सा माने 1 2 3 भी मान लेते हैं, ठीक है, और बी एक सेट है जिसके अंदर मान लो 2 एलिमेंट है 4 और 5। अच्छा ये बताओ मेरे को कि ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को यूज करके मैं कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकता हूं, वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे।
तो यहां पे आप बोलोगे सर 1,4 आएगा, देखो ए क्रॉस बी है तो ए का एलिमेंट पहले लिखोगे, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, ठीक है, और 2,4 आएगा, 2,5 आएगा, और 3,4 आएगा, 3,5 आएगा, ठीक है, खत्म, इतने ही आएगा, ठीक है। अब मैं आपसे अगर बोलूं बी क्रॉस ए के बारे में, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बी क्रॉस ए के अंदर पता है कौन से एलिमेंट्स होंगे, 4,1, 4,1 आएगा, 4,2 आएगा, बी के एलिमेंट्स पहले लिखोगे आप, बी के एलिमेंट्स पहले, फिर बाद में ए के एलिमेंट्स, 4,2, 4,3, ऐसे ही फिर 5,1, 5,2 और 5,3, ये लो हो गए। और यहां पे हमें क्या बनाना है, फंक्शन फ्रॉम टू सेट्स, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, इन दोनों का। तो यहां पे अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊंगा, तो यहां पे अगर एरो डायग्राम बनाऊंगा, डायनासोर का अंडा लग रहा है क्या, तो यहां पे आप बोलोगे सर पहले वाले को मैं क्या बोलूंगा, ए क्रॉस बी, और दूसरा वाला तो यहां पे लिखा ही है बी क्रॉस ए, एक और बार लिख देता हूं यहां पे बी क्रॉस ए। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, तो आप बोलोगे सर 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5, 3,4 और 3,5, और यहां पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 4,1, 4,2, 4,3, 4,3 के बाद 5,1, 5,2 और 5,3, ठीक है बच्चों। अब फंक्शन क्या बोला गया, अगर आपके फंक्शन में पहला एलिमेंट ए कॉमा बी वाले फॉर्मेट में है, तो जो उसका इमेज होना चाहिए वो बी कॉम है, मतलब अल्टीपल्टी करनी है, यहाँ पे ए पहले है, वहां पे बी, ए बाद में हो जाएगा, यहाँ पे बी बाद में है, यहाँ पे बी पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 1,4 है, तो 1,4 का इमेज 4,1 आना चाहिए, तो 4,1 तो भाई ये लिखा, ये 1,5 है तो 1,5 का इमेज 5,1 आना चाहिए, 5,1 ये लिखा, ठीक है जी। 2,4 है तो 2,4 का इमेज 4,2 आना चाहिए, ये लिखा। 2,5 है, 2,5 का इमेज 5,2 आएगा, ये लिखा। 3,4 का 4,3 आएगा, ये लिखा हुआ। 3,5 का 5,3 आएगा, ये लिखा हुआ। अच्छा आप देखो यहाँ पे, आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज भी डिस्टिंक्ट आ रहा है, कोई भी सेम इमेज नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज सेम नहीं बन रहा, सबका इमेज अलग अलग बन रहा है। यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि 1-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है, आपने दिखा दिया यहाँ पे एग्जाम्पल से कि यहाँ पे फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट इमेज इन बी क्रॉस ए, आपने दिखा दिया यहाँ पे। अच्छा बात करते क्या ये ऑन टू होगा, बिल्कुल ऑन टू होगा। देखो यहाँ पे कोई खाली बैठा है, सबके सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाई ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन है। अगर अब मैं रेंज भी लिख दूंगा ना, कोडोमेन, अगर अब मैं रेंज भी लिख दूंगा ना, रेंज का सेट बना के, तो रेंज के सेट में भी सेम ही एलिमेंट्स आएंगे, यही आएंगे दोबारा 4,1, 4,2 कि सबके सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन सब एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पे बैठा हुआ है, इन सब इमेजेस के लिए कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ बैठा हुआ है, तो इसके अंदर सारे सेम ही एलिमेंट्स आएंगे कोडोमेन वाले। तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज तो बराबर हो गया। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऑन टू फंक्शन भी है, 1-1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी। कोडोमेन और रेंज बराबर है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन भी है। अगर कोई फंक्शन 1-1 भी होता है और साथ साथ ऑन टू भी होता है, तो मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी होगा। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको ना इतना बड़ा भी मत करना, मान लो इसको 1-2 ले लो और यहाँ पे 4-5 ले लो, दो एलिमेंट से करना, ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं और समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। लेट f be a function from natural number to natural number be defined by f of n is equal to, कुछ कंडीशंस दे रखे हैं यहाँ पे जो n है वो सारे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। स्टेट वेदर द फंक्शन f is बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। इसका मतलब भी वही, हमें ये नहीं देख के बताना है हाँ बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, ऐसा नहीं, जस्टिफाई करो क्यों बाइजेक्टिव है, ये बताना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यहां पे ये भी नेचुरल नंबर का सेट और ये भी नेचुरल नंबर का सेट, यहां से 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स, यहां पे भी 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स। अब यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपका n ऑड होगा, मतलब कि आप यहां से n का मतलब क्या है कि यहां पे लिखे हुए सारे नेचुरल नंबर्स, उसको मैं क्या बोलूंगा, n बोलूंगा। तो यहां पे n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने बोला अगर आपका n ऑड है, मतलब कि 1 3 5 7 ऐसे अगर आपके ऑड नंबर्स हैं, तो आप वहां पे उस केस में आपका फंक्शन क्या होगा, आपका फंक्शन होगा उस केस में n+1/2। अच्छा अगर आपका n
इवन नंबर है, जैसे कि 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 इवन नंबर है, लेकिन 0 आप ले नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 नहीं आता। तो 2 से स्टार्टिंग होगी, तो 2 4 6 8 10 ऐसे। तो अगर मेरा जो n है वो इवन नंबर्स का सेट है, तो मैं वहां पे एफ ऑफ एन क्या यूज करूंगा, तो मेरा एफ ऑफ एन वहां पे हो जाएगा n/2। क्या हो जाएगा, n/2। तो हमें ये बताना है क्या ये बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव होने के लिए इसको 1 1 भी होना पड़ेगा, ऑन टू भी होना पड़ेगा। तो 1 1 क्या ये 1 1 है, तो आप बोलोगे सर अगर चलो यहाँ पे 1 पुट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 1 निकालू तो मेरा एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 + 1/2, और जो कि 2/2 के बराबर होता है और वो इक्वल टू 1 के होता है। ठीक है, अब यहां पे भी मान लो मैं 2 को पुट करता हूं, एफ ऑफ 2 यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे भी 2/2 इक्वल टू 1 आ रहा है। अरे ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, यहां पे आपने 1 पुट करा, यहां पे आपने 1 पुट करा इनपुट, तो आपका आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। ठीक है जी, और यहां पे आपने 2 पुट करा तो भी आपको आउटपुट 1 मिला। दिक्कत हो गई ना, दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट कैसे आ सकता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेज नहीं बन सकता, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, यहां पे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेज, भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये मेनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं है ये। तो अगर ये 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो बच्चे यहां पे ना ये एक्चुअली में 1 1 नहीं, हमने प्रूव कर दिया। अब 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, क्यों, ये बाइजेक्टिव होने के लिए किसी फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। अब ये 1 1 है नहीं तो ऑन टू पे क्यों जाए, बात खत्म। 1 1 जैसे ही मैंने प्रूव कर दिया कि 1 1 नहीं है तो ऑटोमेटिकली बाइजेक्टिव भी नहीं है ये। तो यहां पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, प्रूव भी कर दिया। मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। Let A is equal to the set of real numbers except 3 and B be the set of real numbers except 1. Consider the function f from the set of A to the set of B defined by f of x is equal to x minus 2 upon में x minus 3. एक rational function है ये. Is f11 and on to justify your answer. तो यहां पे A हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट एक नंबर छोड़ के, कौन सा वाला, जे वाला 3, इसको छोड़ के सारे नंबर्स होंगे। और ऐसे ही हमारे पास एक और सेट होगा बी जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 1 नंबर, कौन, 1 खुद, एक नंबर, एक को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स इसमें होंगे। तो यहां पे अगर हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा ए और ये हो जाएगा मेरा बी। इसमें कभी 1 नहीं आएगा पहले वाले में, और दूसरे सॉरी इसमें कभी 3 नहीं आएगा और दूसरे वाले में कभी 1 नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ, पहले वाले में 3 क्यों नहीं आ सकता, पहले वाले में 3 इसलिए नहीं आ सकता, अगर आप यहां पे 3 को इनपुट डाल दोगे, अगर आप यहां पे 3 को इनपुट डाल दोगे तो ये हो जाएगा 3 - 2 अपॉन में 3 - 3, और नीचे तो 1/0 आ गया, ये तो नॉट डिफाइंड है। इसलिए हमने बोला कि आप 3 नहीं ले सकते x को, और यहां पे 1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मेरा एफ ऑफ एक्स कभी 1 के बराबर आ ही नहीं सकता। अरे भैया क्या ये x - 2 और x - 3 कट सकता है कभी, x में से 2 को माइनस करूं और उसी x में से मैं 3 को माइनस करूं, क्या दोनों सेम हो सकते हैं कभी, दोनों अलग अलग है। तो ये कट के कभी 1 आ ही नहीं सकता, ये 1 कभी आ ही नहीं सकता कट के। तो इसलिए 1 को भी मैंने बोला कि 1 को भी मैंने एक्सेप्शन में डाल दिया कि 1 भी नहीं आ सकता यहाँ पे। तो इसमें डोमेन में 3 नहीं होगा और को डोमेन में 1 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे ना इससे कैसे भी करके 1 1 प्रूव करना है, 1 1 और ऑन टू है प्रूव करने का, ये 1 1 होगा या ऑन टू होगा प्रूव करना है, कैसे करेंगे। तो आप बोलोगे सर 1 1 प्रूव करने के लिए क्या था हमारे पास, मान लेते कि x1 और x2 हमारे पास दो एलिमेंट है, इस A सेट को बिलोंग करते। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये x1 द्वारा बनाया गया इमेज और x2 द्वारा बनाया गया इमेज सेम है, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा मेरा, देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं। तो यहां पे बच्चों एफ ऑफ x1 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x के जगह पे x1 डालो, x1 - 2 अपॉन में x1 - 3 हो जाएगा ये, और ऐसे ही यहाँ पे x2 - 2 और x2 - 3 हो जाएगा नीचे। ठीक है बच्चों, अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 3x1, इसके बाद -2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे x1 x2 माइनस 2x1, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस 3x2 प्लस 6। तो देखो यहाँ पे माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, -2x2 माइनस 2, x1 x2 कट जाएगा, x1 x2 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस और माइनस को पूरा कॉमन निकालोगे तो 3x1 प्लस 2x2 आ जाएगा यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे भी अगर मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो 2x1
प्लस 3x2 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा x1 साथ रखोगे तो 3x1 माइनस 2x1 बराबर हो जाएगा 3x2 माइनस 2x2 के, और आपको यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका x2। तो आपने यहाँ पे ये पता लगा लिया कि x1 बराबर x2 है। अगर मेरा x1 और x2 बराबर है तभी मैं बोल सकता हूं कि x1 द्वारा बनाया गया इमेज और x2 द्वारा बनाया गया इमेज सेम है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्योंकि x1 इक्वल टू x2 आपने प्रूव कर दिया तो यहां पे इसका मतलब ये 1 1 तो है, ये 1 1 है। अब हमें क्या प्रूव करना है, क्या ये ऑन टू होगा? ऑन टू होगा ये। तो इसके लिए मुझे स्पेस की जरूरत है, मैं ये मिटाने जा रहा हूं। अब ऐसे ही अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो ऑन टू में आपको पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए तो मैं बोल देता हूं कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो यहां पे बच्चों हमें यहां पे y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, हमें y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 दे रखा है। मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं y इंटू, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे तो ये हो जाएगा y x माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। और मैं यहां पे क्या करूंगा, x वाले टर्म्स को एक साथ रखूंगा, y x माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। x कॉमन निकाल लिया मैंने तो ये आ जाएगा y माइनस 1 और ये 3y माइनस 2 यहां पे, तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। अच्छा जी ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बोलूं कि f ऑफ x क्या होगा तो f ऑफ x के जगह पे डालो 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। एक्चुअली में f ऑफ x है क्या, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। इसका मतलब है 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में यहां पे क्या था x माइनस 3 ना, तो 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 माइनस 3। ठीक है बच्चों, इक्वल टू यहां पे आप बोलोगे सर 3y माइनस 2, ये माइनस 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 अपॉन में y माइनस 1, ये हो जाएगा यहां पे 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3 अपॉन में y माइनस 1। ये वाला y माइनस 1 और ये वाला y माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ऊपर बचेगा 3y में से अगर मैं 2y को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 3y माइनस 2y होता है y, और माइनस 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। प्लस नीचे 3y में से अगर मैं 3y को माइनस करूंगा तो 3y तो खत्म हो गया, और माइनस 2 प्लस 3 क्या होता है, माइनस 2 प्लस 3, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा y अपॉन में 1 जो कि y के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि हर y के लिए, इस सेट के बी सेट के हर y एलिमेंट के लिए यहां पे एक प्री इमेज 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 तो एग्जिस्ट करता ही है। हमने प्रूव कर दिया कि यहां पे ये चीज हमने प्रूव कर दिया यहां पे कि f ऑफ x इज इक्वल टू y है। तो इसका मतलब है ये एक ऑन टू फंक्शन भी होगा। तो यहां पे 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो आप बोल सकते हो कि बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 10th भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11th को। 11th और 12th ना बहुत आसान है। आसान मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बस आपको ऑप्शन टिक करना और आगे बढ़ना है। यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि जस्टिफाई करो, चेक करो, प्रूव करो, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही है। तो यहाँ पे लेट f बी द फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, और f ऑफ x क्या है यहाँ पे, x टू द पावर 4 है। देखो x की पावर इवन है, x की पावर जब इवन होती है तो मैं x को कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दूं तो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मान लो मैंने x को क्या डाला, नेगेटिव 2 डाला, तो x अगर मैं नेगेटिव 2 मान रहा हूं तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2 का पावर 4, और नेगेटिव 2 का पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, पॉजिटिव 16 आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर का आंसर भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर का भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और 0 का 0 आएगा। तो यहाँ पे हमसे बोला कि रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर हो गया और ये भी मेरा रियल नंबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे होते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, लेकिन दिक्कत पता है यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे है ना, मान लो कि मैंने -1, मैं एफ ऑफ -1 करना चाहता हूं, तो एफ ऑफ -1 पता है क्या होगा, -1 का पावर 4 जो 1 के बराबर है, और एफ ऑफ 1 भी 1 टू द पावर 4 1 के बराबर है। तो यहाँ पे f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो है ना, ये एक्चुअली में 1 1 नहीं, ये 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट -1 और 1 का इमेज सेम आ गया, 1 आ गया, -1 और 1 का इमेज क्या आ गया, सेम आ गया, तो 1 1 तो नहीं है ये यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 1 1 नहीं है, ये 1 1 इस 1 1 तो नहीं होगा, इस 1 1 वाला नहीं होगा, या तो ये है या तो ये, ऑप्शन नंबर बी है या तो ऑप्शन नंबर डी है। अब ऑन टू चेक करते हैं, क्या ये ऑन टू होगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या होता है, तो ऑन टू में कैसे पता लगाऊंगा, तो यहां पे मेरे सेकंड सेट जो कि मैं कोडोमेन बोलता हूं,
कोडोमेन के अंदर बैठा हुआ हर एक एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट डोमेन वाले सेट के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, तो मैं बोलूंगा ये ऑन टू है। अगर मेरे को फालतू में बैठा दिख गया तो भाई फिर ये ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे आप बताओ मेरे को, यहाँ पे तो रियल नंबर्स के अंदर तो -2 भी होता है, -4 भी होता है, तो -2 -4 ये सारे इस सेट को बिलोंग करते हैं। आप यहाँ पे बोल सकते हो रियल नंबर या कोडोमेन भी बोल सकते हो, कोडोमेन भी बोल सकते हो। तो आप बोलोगे फॉर एनी एलिमेंट -2 -4 या फिर फॉर एनी नेगेटिव रियल नंबर्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज इन द डोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज इन द डोमेन। यार मैं प्रूफ क्यों कर रहा हूं, हमें तो बस बताना है ना कि सही होगा गलत होगा। तो यहाँ पे ये ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि इसका कोई प्री इमेज होगा ही नहीं यहाँ पे। तो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो डी टिक मार दिया मैंने यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं ये मिटा देता हूं उसके लिए। अब भाई ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। Let f be the function from real numbers to real numbers be defined as f of x is equal to 3x। तो यहाँ पे जो मेरा f of x है वो क्या है, 3x है, ठीक है जी। और क्या बोला हुआ है यहाँ पे, चूज द करेक्ट आंसर। क्या यहाँ पे 1 1 होगा, देखो 1 1 के लिए क्या है, मान लेते हैं कि हमारा x1, x2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका मतलब है f of x1 बराबर f of x2 होना चाहिए। ये कब होगा, जब 3x1 बराबर 3x2 होगा। और आप बोलो सर 3 और 3 कट जाएगा और x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज भी डिस्टिंक्ट आएगा, हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज भी डिस्टिंक्ट आएगा। तो ये एक 1 1 फंक्शन तो होगा। तो ये 1 1 तो है भैया, हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे 1 1 तो है। अब क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव करना है क्या ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए हमें f of x is equal to y, ये वाला कंडीशन होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में y is equal to 3x है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x is equal to क्या हो जाएगा, y अपॉन में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे f of x के जगह पे y/3 को डालो, f of y अपॉन में 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्चुअली में है क्या, f of x 3x के बराबर है, 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे y अपॉन में 3। तो यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा और ये y के बराबर आ गया। तो यहाँ पे f अपॉन में y/3 जो है वो y के बराबर है। इसका मतलब ये है हर y के लिए एक प्री इमेज y/3 एग्जिस्ट करता है, हर y के लिए, हर y इमेज के लिए एक प्री इमेज y/3 एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये 1 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो यहाँ पे f is 1 1 and on to, f is 1 1 on to, देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आज वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपको मजा आया होगा क्वेश्चंस करके। हमने पिछले क्लास में पूरा थियरी पढ़ा था, इसमें हमने लगातार प्रैक्टिस की है, 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है हमने यहाँ पे। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ के, तो यार बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, सही में मजा आ जाएगा। और इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाऊंगा ना आपके लिए, पूछो मत। तो बच्चों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।